सभी को नमस्कार और आप सब कैसे हैं? आज हम आवेश फ्रेंड्स देखने जा रहे हैं, जो एक बेहतरीन एक्शन कॉमेडी होने का वादा करती है, जिसे आप सभी सराहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म कॉलेज के हॉस्टल से शुरू होती है, जिसमें सभी नए प्रवेश होते हैं। इंजीनियरिंग के सभी छात्र बॉयज हैं और हम 3 बॉयज अज्जू, बेबी और सैंडी को देखते हैं, जो एक कमरे में रहने के कारण घनिष्ठ फ्रेंड बन जाते हैं। अगले दिन सभी नए छात्र कॉलेज पहुंचते हैं, जो उनका अपना है। वहां अपने पहले दिन वे जूनियर्स को बहुत ही खराब हालत में देखते हैं। वे तीनों बहुत डर जाते हैं कि उन्हें कभी भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि वे देखते हैं कि बड़े अपने जूनियर्स को कितना परेशान कर रहे हैं। चूंकि संख्या निकट आ रही है, अज्जू हॉस्टल के सभी जूनियर्स की एक बैठक बुलाता है और घोषणा करता है, भाइयों, हमें इस रैंकिंग से बाहर निकलने की आवश्यकता है। हमें हर तरह से एक साथ रहना चाहिए और जब तक हम साथ हैं, कोई भी हमारा नहीं होगा। सभी जूनियर्स इस बात पर सहमत हैं कि कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो उन्हें इससे अधिक और क्या चाहिए। अगले दिन जूनियर अब समूहों में परिसर में पहुंचना शुरू करते हैं। उनके बड़े समूह के आकार के कारण कोई भी आसानी से उनसे अधिक संख्या में नहीं आ सकता है। अगले दृश्य के बाद अज्जू और अन्य एक कॉलेज के सीनियर के सामने खड़े हैं, जो एक दोस्त के साथ निवास हॉल से बाइक चला रहा है। अज्जू और अन्य सीनियर से डरते नहीं हैं, भले ही वह उन्हें अलग जाने का आग्रह करता है और वह उनसे बहुत रवैये से बात करता है। सीनियर्स उसके रवैये और दंभ से काफी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन जब उनके छोटे भाइयों को पता चलता है कि सीनियर वास्तव में कोई और नहीं बल्कि गुट्टी है, जो पूरे परिसर का सबसे बड़ा गुंडा है, तो चीजें और भी गर्म हो जाती हैं। वे सभी बेहद डर जाते हैं, यह मानते हुए कि उन्होंने गलत आदमी के साथ गड़बड़ की है। उन्हें डर है कि गुट्टी हॉस्टल में घुसकर उन्हें मार देगा। वर्तमान में इस चिंता के परिणामस्वरूप कुछ जूनियर अज्जू के गिरोह से यह सोचकर विदा हो जाते गुट्टी के गुर्गों से लड़ने के लिए वे सभी अपने हथियार जुटा लेते हैं, लेकिन जब गुट्टी अपने गुंडों के साथ रात को हॉस्टल पहुंचता है, तो ये लड़के भी उसके गुंडों के बराबर नहीं होते, जिससे वह बेहद दुबला पतला हो जाता है। हॉस्टल के दूसरे जूनियर्स ने जब यह देखा तो अज्जू और उसके साथी उसे बाहर निकाल देते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। नतीजतन बदकिस्मत अज्जू जब बेबी और सैंडी वहां फंस जाते हैं, तो गुट्टी अपने कपड़े उतारकर उनकी इतनी पिटाई करता है कि उन्हें छिपने पर मजबूर होना पड़ता है। गुट्टी अगले 2 दिन छिपकर बिताता है। अगले दिन अज्जू और बाकी लोग हॉस्टल पहुंचते हैं, लेकिन गुट्टी उन्हें पहले ही आगाह कर देता है। वह उन्हें पकड़ता है और अच्छी तरह से नहलाता है, फिर जाने देता है और चेतावनी देता है कि अगर दोबारा सीनियर के सामने आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो बुरा अंजाम होगा। वह अपने दोस्तों को, जो उसके भाई लगते हैं, अपनी योजना के बारे में बताता है, क्योंकि उसका मानना है कि इस गुत्थी को चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे खत्म कर दूंगा। उसके पास गुंडों की फौज है, पर हमारे पास भी कोई कमी नहीं है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कर लें जिसके पास पहले से ही बहुत सारे गुंडे हों, तो उसके कहने पर उसके गुंडे हमारी मदद करेंगे। इसलिए मेरा लक्ष्य है कि हम रोजाना यह काम करेंगे। यह सुनने के बाद सैंडी और बेबी भी सहमत हो जाते हैं। हम एक पब में जाएंगे और वहां कुछ बड़े गुंडों से दोस्ती करने की कोशिश करेंगे। एक बार जब कोई बड़ा गुंडा हमसे दोस्ती कर लेता है, तो हम उसे बाहर निकाल देंगे। हर दिन अज्जू और अन्य लोग अलग अलग बार में जाते हैं और किसी गुंडे से दोस्ती करने का प्रयास करते हैं। हालांकि क्योंकि वह उनके साथ बच्चों की तरह व्यवहार करता है, वह उन्हें कोई सम्मान भी नहीं देता है। नतीजतन वे तीनों निराश हो जाते हैं और मानते हैं कि उनकी योजना विफल हो रही है। परिणामस्वरूप अज्जू और अन्य लोग उदास मन से बाथरूम में जाते हैं और तभी रंगा नाम का एक आदमी प्रकट होता है, जो बेबी से लाइटर मांगता है, लेकिन बेबी पहले से ही परेशान है, इसलिए वह बिना सोचे समझे उस पर हमला कर देता है। रंगा बेबी से भिड़ता नहीं है, इसके बजाय वह बेबी की सिगरेट में अपनी सिगरेट डालकर उसे एक शानदार तरीके से जलाता है। समाप्त। जब अज्जू और अन्य लोग यह देखते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, वाह भाई, यह आदमी वाकई अजीब है। अब कोई आता है और तीनों दोस्तों के सामने वाली टेबल पर बैठ जाता है। जैसे ही वह आता है, प्रतिष्ठान का मालिक बाहर से आता हुआ दिखाई देता है। जब वह रंगा को सर कहता है, तो अज्जू और बाके हैरान रह जाते हैं, क्योंकि हालांकि हमें शुरू में लगा कि मालिक एक कट्टरपंथी है, लेकिन रंगा वास्तव में उसका पिता है। बेबी के रवैये के बावजूद रंगा वास्तव में एक दयालु व्यक्ति है। हालांकि उसने उससे बात न करने का फैसला किया, बल्कि जैसे ही उसने बेबी और अन्य लोगों को देखा, उसने उन्हें अपने पास बुलाया, उन्हें अपने पैसे से खरीदा हुआ खाना और पेय दिया और उन्हें अगले दिन आने का निमंत्रण भी दिया। अज्जू और उसके दोस्त बेहद खुश हैं,
उनका मानना है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति के साथ साझेदारी करके वे खुद भी शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। नतीजतन वे रंगा को एक पागल व्यक्ति के रूप में देखते हैं, न केवल इसलिए कि गुट्टी उसका पिता है। ऐसा करने के बाद अज्जू और उसके दो दोस्त डेली रंगा से मिलने लगते हैं और उसके बार में अक्सर जाते हैं। नतीजतन रंगा के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती है और एक दिन सैंडी रंगा से पूछती है कि क्या वह उनकी सहायता कर सकता है। मुझे अपने अतीत के बारे में बताओ। तुम इतने अमीर और प्रभावशाली बदमाश कैसे बन गए? फिर रंगा के लोगों में से एक ने उन्हें रंगा के बारे में बताना शुरू किया, यह समझाते हुए कि पैसे कमाने के लिए रंगा बॉस कई साल पहले एक जूस की दुकान पर काम करता था। वह अपने कॉलेज के खर्चों को पूरा करने में सक्षम था, लेकिन दुकान के मालिक ने जब शेयर बाजार में निवेश किया तो सारा पैसा खो दिया। नियोक्ता को भी बहुत नुकसान हुआ क्योंकि उसकी सारी मेहनत की कमाई गायब हो गई, लेकिन कुछ ही दिनों में व्यवसाय चल निकला। दुकान का मालिक पहले ही जा चुका था, इसलिए परियोजना जल्दी आगे बढ़ी और मालिक को इसमें निवेश की गई राशि का 40 गुना प्राप्त हुआ। उस पैसे से बॉस ने जमीन खरीदी जिस पर अब एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना हुआ है। इस कहानी का विषय सिर्फ बॉस का आर्थिक लाभ है। हमारे बॉस के गुंडे की कहानी उस दिन से शुरू होती है जब बॉस जूस की दुकान पर जूस निकाल रहा था, तभी कई गुंडे वहां आ गए। गुंडा बनने की रोमांचक कहानी अभी बाकी है। वे सभी रेडी नामक एक आदमी के गुंडे थे और उनमें बहस हो गई। फिर बॉस उनकी बढ़ती बहस को देखकर काफी क्रोधित हो गया। उस समय उसने किसी को भी अपने साथ आने से मना किया था, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया और इसके बजाय बॉस के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। और परिणामस्वरूप बॉस क्रोधित हो गया और उन सभी को मार डाला। रेड्डी बॉस को देखकर हैरान रह गया, जो 100 में एकमात्र हैवीवेट है, और उसे अपने गिरोह में शामिल कर लिया। लेकिन उसकी मां इस बात से खुश नहीं थी कि उसका पति गुंडा बन गया है। उसकी मां ने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया जब उसे पता चला कि नियोक्ता उसे कितना पैसा दे रहा है, लेकिन बॉस ने उसकी चेतावनी सुनने से इनकार कर दिया कि उसे अपनी गुंडागर्दी बंद कर देनी चाहिए या वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देगी। जूस बेचने वाला जब एक बार फिर बॉस के पास पहुंचा और पैसे की गुहार लगाने लगा तो बॉस आग बबूला हो गया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और घर को उसके खून से रंग दिया। अज्जू और बाकी लोग यह जानकर हैरान रह गए कि यह कितना घातक था। अगले सीन में रंगा सैंडी को फोन करके बताता है कि वह कई गुंडों से लड़ाई करने जा रहा है, जिससे उन्हें लगता है कि शायद गुंडे उसके बारे में झूठ बोल रहे हैं। आखिर कोई इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? लड़ाई देखने पर तीनों खुशी खुशी इसके लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि रंगा भी किसी को छुएगा। देखना है तो आओ, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। रंगा का आदमी अज्जू और बाकी लोगों को बताता है कि बॉस ने माफी मांगी है और कहा है कि उसे अपनी मां के जाने के बाद उन्हें छोड़कर जाने की गलती का पछतावा है। मां के पास गया, लेकिन तब तक बॉस की मां ने खुदकुशी कर ली थी। फिर बॉस ने कसम खाई कि वह फिर किसी को नहीं छुएगा, इसलिए उस समय से हम इन बदमाशों को मार डालते हैं। बॉस हमें निर्देश देने के अलावा कुछ नहीं करता। अगले दृश्य में रंगा अज्जू और अन्य लोगों को अपना दूसरा घर और बुलेट बाइक के बदले में पैसे देने की पेशकश करता है ताकि वे कॉलेज जा सकें और मौजमस्ती कर सकें। हालांकि जब गुट्टी अज्जू और अन्य लोगों को बुलेट चलाते हुए देखता है तो उसे शक होता है। बिना किसी देरी के वह उनसे चाबियां छीन लेता है और धमकी देते हुए पूछता है, यह क्या है? तुम लोग अगली बार बुलेट पर दिखाई नहीं दोगे। चूंकि तुम अब जूनियर हो, इसलिए मैं तुम लोगों को उसी बुलेट से नहीं मारूंगा। इससे अज्जू और बाकी लोग खुद को अपर्याप्त महसूस करने लगे। वह वास्तव में क्रोधित हो जाता है, इसलिए रात में वह रंगा के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। हालांकि वह गुट्टी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करना शुरू कर देता है, यह दावा करते हुए कि वह हमेशा हमें परेशान करता था और हमारे लिए प्रार्थना करता था। यह जानने पर रंगा वास्तव में क्रोधित हो जाता है और कहता है, रुको, मैं कल तुम्हारे कॉलेज आऊंगा और उसे दिखाऊंगा कि गुट्टी का क्या हाल है। अब अगले दिन रंगा और उसके दोस्त अज्जू के कॉलेज पहुंचते हैं। फिर वे बेबी गुट्टी को फोन करते हैं और उसे पूरी जानकारी देते हैं। वह गाली देना शुरू कर देता है और जैसे ही गुट्टी और उसके साथी बेबी के पास पहुंचते हैं और उसे थप्पड़ मारते हैं, रंगा अपना आपा खो देता है और अपने गुर्गों को गुट्टी और उसके साथियों को पीटने के लिए भेजता है, जो फिर गुट्टी और उसके साथियों पर हमला करते हैं। साथियों को सामूहिक रूप से अपने दोस्तों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद रंगा कॉलेज के छात्रों की पूरी कक्षा के सामने आता है और धमकी देता है कि अगर आज के बाद कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो वह अज्जू और उसके दोस्तों को भी यही अंजाम भुगतने को तैयार है।
लोग डरे हुए हैं कि यह सुनने के बाद आपको अज्जू और उसके दोस्तों से बात करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और वे आपसे मिलने से भी इनकार कर देते हैं। कॉलेज के कार्यकारी निदेशक ने अगले दृश्य में अज्जू और उसके दोस्तों को कार्यालय में बुलाया और उन्हें सूचित किया कि उनके शैक्षणिक प्रदर्शन में काफी गिरावट आई है, यहाँ तक कि परीक्षणों में भी। चूंकि आप असफल हो गए हैं, इसलिए मैं आपको एक अंतिम अवसर दे रहा हूँ। आपको आवंटित 15 दिनों के भीतर लिखित परीक्षा देनी होगी। यदि आप इसे पास नहीं करते हैं तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। हाँ, यह भी ध्यान रखें, मैं भी काफी उन्नत व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे आपके गुंडे दोस्तों से डर नहीं लगता। यह कहने के बाद वह उन्हें अपनी गांड दिखाना शुरू कर देता है और परिणामस्वरूप अज्जू और अन्य की हालत खराब हो जाती है। उन्हें पास होना है भाई, इसलिए उन्हें अब पढ़ाई करनी होगी। हालांकि जैसे ही वे अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, रंगा उन्हें अपने कई मुकाबलों को देखने के लिए लाता है, जिसका वे विरोध नहीं कर पाते हैं क्योंकि गुंडों के सामने रंगा के गुंडे अविश्वसनीय रूप से कमजोर हो जाते हैं। इस कारण से रंगा अभी घर लौटने के बाद अजू और उसके साथी अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने का प्रयास करते हैं, लेकिन रंगा उन्हें परेशान करने के लिए लौट आता है। वेश्याओं को सफल होने के लिए वह उनमें से कुछ को भी आमंत्रित करता है। इसके बाद रंगा सभी को एक खेल के लिए चुनौती देता है जिसमें उन्हें फिल्म के शीर्षक का अनुमान लगाना होगा। अगर कोई गलत अनुमान लगाता है तो रंगा के गुंडों को उस व्यक्ति को हराना होगा। बेबी यह सुनकर थोड़ा चिंतित होता है क्योंकि वह फिल्म के शीर्षक और अन्य विवरणों से अवगत है। जब बेबी की बारी आती है तो उसे नाम याद नहीं होते हैं। पेंट हटाने के बाद रंगा को पता चलता है कि दीवार वास्तव में लाल है और उस पर जूस विक्रेता के शव के निशान हैं, जो रसोई में दफनाए गए थे, जो साबित करता है कि उसने जूस विक्रेता को मार डाला और दीवार को उसके खून से रंग दिया। जब उन्हें यह एहसास हुआ तो तीनों की हालत खराब हो गई क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वे गलत दोस्त बना चुके हैं। जब उन्हें पता चला कि रंगा के बारे में यह कहानी छोड़ दी गई है और वह वास्तव में एक असली गुंडा है, चूंकि वह अब उन्हें पढ़ने की अनुमति देने से भी इनकार कर रहा है, इसलिए तीनों दोस्त एक निर्णय लेते हैं। हम रंगा से संबंध तोड़ने का फैसला करते हैं क्योंकि हमें डर है कि एक दिन वह हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगा, मुझे पीटेगा और मुझे रंगवा देगा। हालांकि रेड्डी के गुंडे हमें रास्ते में पकड़ लेते हैं और हमें रेड्डी के पास ले आते हैं, जहां वे अज्जू और उसके साथियों से मिलते हैं। वह अपने दोस्तों को बताता है, मैं तुम्हें एक प्रस्ताव देता हूं क्योंकि रंगा ने मेरी शक्ति चुरा ली है और लोग मेरे बजाय उसे जानने लगे हैं। अगर तुम लोग इस जगह से जिंदा बचना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। रंगा के अकेले होने पर मुझे फोन करना। अगर तुम में से कोई भी मुझे धोखा देने की कोशिश करेगा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये तीनों दोस्त अब रंगा के छिपने की जगह पर जाते हैं और उसे आज सब कुछ बताने की कोशिश करते हैं। फिर वे वहां दो लोगों को देखते हैं जिनकी हालत काफी खराब लगती है क्योंकि रंगा के गुंडों ने उन्हें बुरी तरह पीटा है, और वह भी इसलिए क्योंकि वे समूह से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वे आगे बढ़ने के लिए उसके गिरोह को छोड़ रहे हैं। जब उन्हें पता चला कि वे तीनों बातचीत कर रहे हैं तो वे सभी अपनी जगह पर खड़े हो गए और बिना कुछ कहे चले गए। थोड़ी देर बाद बेबी सैंडी और अज्जू से कहती है, भाई चलो कुछ दिन काम करते हैं, मेरा एक दोस्त है जो शहर से बाहर रहता है। वे सभी बेबी के दोस्त के अपार्टमेंट में छिपकर रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक हम वहां रह पाएंगे तब तक रंगा हमें भूल जाएगा। अब जब तीनों गायब हो गए हैं तो रंगा बेहद दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि गुट्टी और उसके दोस्त उन तीनों को उठा लेंगे। फिर वह कॉलेज जाता है और देखता है कि उसके आदमी गुट्टी और उसके साथियों को पीट रहे हैं। अज्जू और दूसरे लोग भी न्यूज में यह देखते हैं, जिससे तीनों हम पर बहुत गुस्सा होते हैं। जब बेबी को उसकी मां का फोन आता है तो रंगा बोल रहा होता है और इससे बेबी की स्थिति और भी खराब हो जाती है क्योंकि गुटिया को बेवजह पीटा जा रहा है। जब रंगा उसके घर पहुंचता है तो वह तुरंत उन तीनों को सूचित करती है। जब वह उन्हें अपने ठिकाने पर बुलाता है तो अज्जू और दूसरे लोग बेखौफ होकर वहां पहुंच जाते हैं और उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, हम यहाँ पढ़ने आए थे लेकिन तुमने हमें गुंडे बना दिया है। रंगा का दिल यह सुनकर दुखता है कि गुट्टी को सबक सिखाने के लिए उन्होंने तुमसे दोस्ती भी की थी। अपनी मां को खोने के बाद उसके पास दुनिया में कोई नहीं बचा था और उसने हमेशा इन तीनों को ही अपना माना था, लेकिन उन्होंने भी उसका फायदा उठाया। फिर अज्जू और दूसरे लोग यह षड्यंत्र रचते हैं कि हमें रेडी को बुलाकर रंगा को मार देना चाहिए क्योंकि इस समय वह अकेला है और उसके पास उससे छुटकारा पाने का कोई और मौका नहीं होगा। इसलिए वे रेडी को फोन करते हैं। हालांकि यह देखकर रंगा को डर लगता है कि कहीं रेडी इन तीनों को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वह उन्हें कमरे में बंद कर देता है और अकेले ही रेडी के गुंडों से भिड़ जाता है।
जब वह खुद को पूरी तरह से अकेला पाता है और कई गुंडों का सामना करता है तो वे सभी एक साथ रंगा पर हमला कर देते हैं। वे उसकी हत्या करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह जानने के बाद कि इन तीनों ने ही रेड्डी को फोन किया था, वह क्रोधित हो जाता है कि जिन लोगों को उसने अपना समझा था वे ही उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। नतीजतन वह अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता है और अपने सभी गुंडों को खत्म करने के बाद रेड्डी को मार देता है। यह युद्ध दृश्य पूरी फिल्म में सबसे अच्छा है और वह भी मारता है। अज्जू और बाकी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। वे घोषणा करते हैं कि रंगा वाकई एक खतरनाक आदमी है, पूरी तरह से हैरान। फिर रंगा अज्जू और बाकी लोगों का पीछा करता है ताकि उन्हें भी मार सके। वे सभी इससे बचने के लिए एक कमरे में छिप जाते हैं। पूरे घर में उन्हें ढूंढते हुए रंगा को बेबी के मोबाइल से अपनी माँ का फोन आता हुआ दिखाई देता है। बेटा तुम कहाँ हो? बेबी की माँ फोन उठाते ही रंगा से पूछती है। इतने दिनों से तुम फोन नहीं कर रहे हो। अब जब उसे पता चल गया है कि बेबी की माँ उसका इंतजार कर रही है, भले ही उसकी अपनी माँ का निधन हो चुका है, तो रंगा दरवाजा तोड़कर कमरे में घुस जाता है और उन तीनों से कहता है, जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मुझे माफ करना, तुम अब से पढ़ाई करो, लेकिन याद रखना, अगर कोई परीक्षा में फेल हुआ तो मैं अपनी कसम तोड़ दूंगा और तुम्हारी जान ले लूंगा। रंगा यह कहता है और तीनों इस पर सहमत हो जाते हैं। इससे वे बहुत खुश भी होते हैं क्योंकि इसके खुरदरे बाहरी हिस्से के बावजूद इसका अंदरूनी हिस्सा भी उतना ही अच्छा है। तीनों के नतीजे कुछ दिनों बाद सामने आते हैं, जिसमें सैंडी पास हो जाती है, लेकिन बेबी और अज्जू एक एक विषय में पास हो जाते हैं। उनके फेल होने के बाद रंगा और उसके दोस्त उनका स्वागत करने पहुंचते हैं और एक खुशी भरे उपसंहार में उन्हें डंडे से पीछा करके सबक सिखाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो स्पष्टीकरण पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा।